अपने पिता की जान गंवाने के बाद एक कमजोर छोटे शेर को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है, जब तक कि वह नए राजा का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता। कई साल अकेले बिताता है। आज हम सूरज उगते ही 2019 की फिल्म द लायन किंग की कहानी दोहराने जा रहे हैं। पूरे अफ्रीका के जानवरों को नए राजकुमार के जन्म के बारे में पता चला। वे राजा मुफासा का सम्मान करना चाहते थे। जानवर राजा के पत्थर पर गए, जहां रफीकी ने छोटे सिम्बा के माथे पर निशान लगाया और जश्न मनाने के बाद उसे भविष्य के नेता के रूप में प्रस्तुत किया, सिवाय छोटे राजकुमार के बाकी सभी जानवरों के सामने झुकने के बाद। स्कार के लिए, जो समारोह में जाने के बजाय अपनी गुफा में रहकर एक चूहे का शिकार करने का फैसला करता है, जबकि बड़ी बिल्ली अपने शिकार जाजू के साथ खेल रही होती है। शाही दूत प्रकट होता है और उसे बताता है कि मुफासा शाही दर्शकों के लिए आ रहा है, क्योंकि पक्षी का निशान उसकी खो देता है, शिकार करता है और जाजू को खाने का फैसला करता है, लेकिन मुफासा द्वारा रोक दिया जाता है, जो आखिरी सेकंड में प्रकट होता है। जंगल के राजा को परेशान करते हुए कहता है कि उसने समारोह में निशान नहीं देखा और वह चाहता है कि उसका भाई वहां होता, लेकिन पतला शेर अभी भी है। अपने भतीजे मुफासा के हाथों सिंहासन का उत्तराधिकार खोने से परेशान होकर वह पूछता है कि क्या स्कार उसे राजा बनने के अधिकार के लिए चुनौती देना चाहता है, और छोटे भाई ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है और मुफासा हमेशा शासन करेगा। वर्तमान राजा जवाब देता है कि वह गलत है और एक दिन सिम्बा उसकी जगह लेगा और स्कार का नया राजा बन जाएगा। अगले दिन छोटा सिम्बा जागता है और मुफासा को एक साथ गश्त करने के लिए बुलाता है। इसके बजाय बड़ी बिल्ली अपने बेटे को सबसे ऊंची चट्टान के शीर्ष पर ले जाती है और उसे दिखाती है। वैली कह रही है कि बेटा जो कुछ भी छूता है वह उसका राज्य प्रभावित करता है। सिम्बा पूछता है कि क्या उसके पिता इस सब पर शासन करते हैं, और मुफासा कहता है कि एक दिन ये सब उसकी देखरेख में होगा। सिम्बा पूछता है कि क्या वह उस जमीन का मालिक होगा, और मुफासा कोई जवाब नहीं देता है। सच्चा राजा केवल घाटी को देखते हुए क्षेत्र की रक्षा करता है। सिम्बा एक अंधेरा हिस्सा देखता है और अपने पिता से पूछता है कि यह क्या है, लेकिन मुफासा उसे वहां जाने से मना करता है। तभी जाजू रिपोर्ट करने के लिए आता है कि कुछ लकड़बग्घों को क्षेत्र में शिकार करते देखा गया है। सिम्बा को मुफासा घर ले जा रहा है, अपनी भूमि की रक्षा के लिए जाता है। जब वह उस स्थान पर पहुंचता है तो सिम्बा अन्य शावकों की ओर चलना शुरू कर देता है। तभी एक भरिंग उसके सामने से गुजरता है। एक अच्छे बिल्ली के बच्चे की तरह शेर का बच्चा चट्टानों पर चढ़कर अपने शिकार के साथ खेलना शुरू कर देता है, जब तक कि वह घायल होकर गिर नहीं जाता। डैन उत्साहित हो जाता है। शावक इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि राजा होना कैसा होता है, और डरा हुआ ये पूछने का अवसर लेता है कि क्या मुफासा ने अंधेरी भूमि के बारे में बात की है। जब उसे पता चला कि शेर ने उसे बताया कि वह स्थान एक हाथी का कब्रिस्तान है और सभी वयस्क शेर वहां जाते हैं, ये साबित करने के लिए कि वे मजबूत और बहादुर हैं। अपने चाचा की बात सुनने के बाद सिम्बा को खोज में अत्यधिक रुचि हो गई और वह टहलने के लिए नाला को बुलाने चला गया, लेकिन शेरनियों को उनके खो जाने का डर था और उन्होंने जाजू को उनके साथ आधे रास्ते में भेज दिया। सिम्बा ने उसे हाथी के बारे में बताया। कब्रिस्तान और नाला कहते हैं कि उन्हें पहले जाजू से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि वे उसे खोना चाहते हैं। दोनों शावक राजहंस और जेब्रा के बीच दौड़ते हुए पक्षियों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं ताकि जाजू का दृश्य अवरुद्ध हो जाए। हाथियों और जेब्रा से आगे निकलने के बाद दोनों शावक लंबी घास में छिप जाते हैं और प्रबंधन करते हैं संदेशवाहक पक्षी को खोने के लिए, जो रास्ता साफ होने पर अन्य पक्षियों के बीच में फंस जाता है। शेरों का जोड़ा कुश्ती करते हुए आगे बढ़ता है। नाला सिम्बा पर कूदता है और उसे एक पहाड़ी से गिरा देता है, जो भविष्य के राजा के ऊपर खड़ा होता है, जो उसे कब रुकने के लिए कहता है। वह आगे देखती है। लड़की को पता चलता है कि वे पहले ही हाथी कब्रिस्तान तक पहुंच चुके हैं और सुझाव देते हैं कि वे ये कहते हुए वापस चले जाएं कि वे राज्य की भूमि से बहुत दूर हैं। खोज से उत्साहित सिम्बा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और हाथी की हड्डियों के माध्यम से तब तक चलती रहती है जब तक वह एक गुफा तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही वह उस जगह का पता लगाता है, नालो उसे चेतावनी देता है कि अंधेरा हो रहा है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन पीछे से आ रहे लकड़बग्घों के एक समूह ने उसे रोक दिया। शेंजी ने कहा कि वह राजा के बेटे को निगलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता और प्यास से प्यासा है। तभी जाजू आ जाता है और जानवर से शावकों को जाने देने के लिए कहता है और कहता है कि यदि वे हमला करते हैं तो वे मुफासा के साथ युद्ध शुरू कर देंगे। इसके बावजूद शेंजी को कोई परवाह नहीं है और वह शेरों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जाजू उसे रोक देता है, जिसका फायदा उठाकर वह अपने पंजे उसके चेहरे पर मार देता है। व्याकुलता के कारण शावक एक भूमिगत सुरंग में प्रवेश करते हैं और नीचे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लकड़बग्घों के बीच से उसी तरह बाहर आ जाते हैं। जब दोनों घिरे होते हैं तो मुफासा प्रकट होता है और पूरे गुस्से के साथ लकड़बग्घों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वे सभी पीछे हट जाते हैं। द लायन किंग तब उनसे कहता है कि वे कभी भी उसके बेटे के पास न आएं और शेंजी कहता है कि वह मुफासा को शावकों को राज्य में वापस ले जाने की अनुमति देगा जब वे सुरक्षित होंगे।
राजा जाजू को नाला को घर ले जाने के लिए कहता है और सिम्बा से बात करने के लिए अकेला रह जाता है और कहता है कि उसने रखा है। अधिक गंभीर बातचीत के बाद राज्य का भविष्य खतरे में है। जब दोनों थक जाते हैं तो मुफासा तनाव कम करने के लिए अपने बेटे के साथ खेलते हैं। मुफासा अपने बेटे के साथ तारों को देखने के लिए रुकते हैं और कहते हैं कि अतीत के महान राजा मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए वहीं रहते हैं। रात के मध्य में मौजूदा निशान लकड़बग्घों से बात करने के लिए हाथी कब्रिस्तान में जाता है और सोचता है कि यह मुफासा बदला लेना चाहता है। अन्य शिकारी युद्ध के लिए तैयार होते हैं जब उसे पहचान लिया जाता है। निशान कहता है कि उसने अंधेरी भूमि में फैल रहे अकाल के बारे में सुना है और यही है उसने उन्हें खिलाने के लिए 2 शावक क्यों भेजे। लेकिन छोटा शेर अभी भी भूखा जिंदा वापस आ गया। लकड़बग्घे कहते हैं कि वे उसे खा जाएंगे और स्कार जवाब देता है कि वह उन्हें और भी बहुत कुछ दे सकता है। शेंजी पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और शेर कहता है कि वह कर सकता है जब तक वे उसे नया राजा बनने में मदद करते हैं, तब तक उनका पेट भरा रहता है। स्कार कहता है कि मुफासा को खत्म करना होगा और जब वह सिंहासन लेगा तो वे अंततः अपना पेट भरने में सक्षम होंगे। भले ही उन्हें लगता है कि यह पागल शेंजी है और अन्य लकड़बग्घे सहमत हैं स्कार की मदद करने के लिए, जो उन्हें राज्य पर कब्जा करने की अपनी योजना के बारे में बताता है। अगली सुबह जानवर अपने भतीजे को एक घाटी में टहलने के लिए ले जाता है, जहां वह कहता है कि शेर अपनी दहाड़ को स्कार के अनुसार ढूंढते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे सिम्बा पुनः प्राप्त कर सकेगा। उसके पिता के विश्वास पर वह जो कहता है उस पर विश्वास करते हुए लिटिल प्रिंस अभ्यास करना शुरू कर देता है और स्कार कहता है कि उसे यह कहते हुए जाना होगा कि वह बाद में उसके चाचा के जाने के बाद उसकी जांच करने के लिए वापस आएगा। सिम्बा अन्य जानवरों को देखता है और एक छिपकली पर दहाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह सब कुछ कर पाता है। एक म्याऊ है। अचानक माफ के बेटे को जमीन हिलती हुई महसूस होती है और वह इधर उधर देखने लगता है, यह महसूस करते हुए कि जंगली जानवरों का एक झुंड घाटी में प्रवेश कर रहा है। इस बात से अनजान है कि ये लकड़बग्घे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। सिम्बा एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और राजा के सामने से खतरे के गुजरने का इंतजार करता है। स्टोन स्कार आता है और अपने भाई को द गॉज में भगदड़ के बारे में बताता है और कहता है कि सिम्बा वहाँ है और उसे बिना कुछ सोचे समझे मदद की जरूरत है। जाजू और मुफासा शावक की ओर बढ़ते हैं, जो मार से बचने के लिए एक पेड़ को पकड़े हुए है। थोड़ी देर बाद शेर और दूध पक्षी आता है और मुफासा अपने शावक के पीछे चला जाता है। जैसे ही वह उतरता है, निशान जाजू से शेरनियों को बुलाने के लिए कहता है और उन दोनों के साथ अकेले रहने का प्रबंधन करता है। उसी समय मुफासा नीचे की ओर भागता है और जंगली जानवर के बीच में प्रवेश करता है और उसे पकड़कर शावक तक पहुंचता है। सिम्बा के समान पेड़ पर, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जंगली जानवरों में से एक ने सवाना के राजा पर हमला किया और शाखा को तोड़ दिया और 2 शेरों को मार डाला। तभी सिम्बा को लगा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। मुफासा प्रकट होता है और शावक को अपने मुंह में पकड़कर पकड़ लेता है। चट्टान के शीर्ष पर सुरक्षित स्थान इसके बावजूद मुफासा पर एक बार फिर से जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिसने घायल होने के बावजूद उसे पैरों तले कुचल दिया। शेर राजा भगदड़ से बचने में सफल हो जाता है और घाटी पर चढ़ना शुरू कर देता है। जब मुफासा शीर्ष पर पहुंचता है तो निशान दिखाई देता है और वह देखता रहता है जबकि उसका भाई भीख मांगता है मदद के लिए। जानवर ने अपने पंजे मुफासा में डाल दिए और उसके चेहरे को खरोंच दिया, जिससे वर्तमान राजा खाई में गिर गया और आखिरी जंगली जानवर द्वारा कुचल दिया गया। चिंतित सिम्बा फिर से नीचे चला गया और अपने पिता की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि वह पहले से ही नीचे बेजान था। कंठ हताश शावक मदद के लिए चिल्लाता है और शव के बगल में लेट जाता है जबकि वह दूसरों के आने का इंतजार करता है। निशान प्रकट होता है और पूछता है कि उसने सिम्बा को दोषी ठहराते हुए क्या किया है और कह रहा है कि अब हर कोई उसे सबसे बुरे प्रकार के अपराधी के रूप में देखेगा, जिससे शावक भयभीत हो जाएगा। स्कार पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए और स्कार सुझाव देता है कि वह जितना हो सके उतनी दूर भाग जाए और उससे वादा करे कि वह कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही शावक दूर चला जाता है, स्कार के पीछे लकड़बग्घे दिखाई देते हैं जो उन्हें शावक को खत्म करने का आदेश देता है। जब वह शिकारियों को देखता है तो सिम्बा भाग जाता है जितनी तेजी से वह कर सकता है, लेकिन एक मोड़ पर फिसल जाता है और चट्टान से गिर जाता है। फिर भी शेंजी यह पुष्टि करना चाहता है कि उसे हटा दिया गया है और अन्य लकड़बग्घों को नीचे जाकर जांच करने का आदेश देता है, लेकिन जानवर डर जाते हैं और मान लेते हैं कि कोई भी गिरने से नहीं बच पाएगा। शेंजी से झूठ बोल रहा है कि उन्होंने शावक के शरीर को खा लिया है। सिम्बा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और लकड़बग्घों के दूर जाने का इंतजार कर रहा है। जब वे ऐसा करते हैं तो पूर्व राजकुमार खट पर चढ़ जाता है और राजा के पत्थर के निशान पर रेगिस्तान के माध्यम से लक्ष्यहीन रूप से चलना शुरू कर देता है। एक भाषण में अपने भाई और भतीजे की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा गया कि वह समय पर घाट तक नहीं पहुंच सके। इसके बावजूद शेर कहता है कि वे एक नेता के बिना नहीं रह सकते हैं और खुद को राजा स्कार घोषित करने के बाद सिंहासन लेता है और कहता है कि यह बहुत अधिक काम है।
एक जानवर के लिए और कहता है कि उसे सभी को सुरक्षित रखने के लिए मदद की जरूरत है। लकड़बग्घों को रेगिस्तान में उसके साथ शासन करने के लिए बुला रहा है। सिम्बा कई दिन अकेले चलते हुए थक जाता है। छोटा शेर हार मान लेता है और गर्म रेत पर लेट जाता है। कुछ घंटों के बाद गिद्धों का एक समूह आता है उसे खाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन एक जंगली सुअर ने उन्हें रोक दिया, जो पक्षियों के उड़ने के बाद उन पर हमला करने की कोशिश करता है। दांतेदार सुअर सिम्बा के पास आता है और उसके सिर पर मौजूद मिरकिट ये पता लगाने का फैसला करता है कि छोटा शेर अभी भी जीवित है। भयभीत स्वर में एक चट्टान के पीछे भागता है और छिप जाता है, लेकिन पुम्बा को पता चलता है कि वह अभी भी एक शावक है और सुझाव देता है कि वे उसकी देखभाल करें और कहा कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो सिम्बा उन्हें किसी भी चीज से बचा सकता है। जब शावक उठता है तो जंगली सुअर और मिराकट अपना परिचय देते हैं और पूछते हैं कि वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन छोटा बच्चा इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है और यह महसूस करते हुए चलता रहता है कि वह कितना परेशान है। टिमोन उसे बताता है कि वह भविष्य बदल सकता है और उसे हकुना माता की अवधारणा सिखाता है। हकुना माता के बारे में सीखते हुए समस्याओं के बिना जीवन का दर्शन सिखाता है। सिम्बा अपने नए दोस्तों के साथ एक बिल्कुल नए क्षेत्र में पास में झरने के साथ एक बेहद खूबसूरत घाटी में जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो सिम्बा कहता है कि उसे भूख लगी है और एक ने उससे कहा कि उसे अपने खाने की आदतों को बदलना होगा और कहा कि वह अब जेब्रा और मृग जैसे जानवरों को नहीं खाएगा। टिमोन दिखाता है कि कैसे पुम्बा विभिन्न कीड़ों को उजागर करते हुए एक ट्रंक खोलता है जिसे हर कोई खाने के लिए आता है, भले ही कैटरपिलर उसके आहार में न हो। सिम्बा कई वर्षों तक चुपचाप खाना खाने में सक्षम है, जब तक कि वह राज्य में एक युवा वयस्क शेर नहीं बन जाता। आखिरी जानवर क्षेत्र छोड़ देते हैं। लकड़बग्घों के भागने के निशान के साथ साथ राजा के पत्थर से क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सूखे के कारण नाला देखता है कि क्या हुआ है और हस्तक्षेप करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी मां ने उसे मना कर दिया है। तभी जाजू आता है और उन्हें आखिरी झुंड के भागने के बारे में बताता है, लेकिन वह लकड़बग्घे द्वारा उसे खाने की कोशिश करने से रोका जाता है। जैसे ही वह निकलता है, स्कार बाकी शिकारियों के साथ दिखाई देता है और साराबी से बात करने के लिए कहता है। भले ही नाला ने माफ की बात को अस्वीकार कर दिया हो, विधवा स्कार से बात करने जाती है जो उसे भोज में उसके साथ शामिल होने के लिए कहती है। सारा भी कहती है कि वह बहुत अधिक शिकार कर रहा है और यही कारण है कि सभी जानवर राज्य छोड़ रहे हैं, लेकिन स्कार जवाब देता है कि उसने केवल अपनी सेना के साथ अपनी तकनीकों में सुधार किया है। शेर कहता है कि उसने उसे इसके लिए वहां नहीं बुलाया था और वह देना चाहता है उसे फिर से रानी बनने का मौका, देते हुए कहा कि अन्य शेरनियां साराबी का अनुसरण करती हैं और वे उसे अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से साराबी ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। और सजा के रूप में निशान कहता है कि अब से लकड़बग्घे शेरनियों से पहले खाएंगे और दावा करेंगे कि वे आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। इसे स्वीकार करने से इनकार करने के पीछे बहुत कुछ छोड़ दें। नाला सभी के सोने का इंतजार करता है और मदद मांगने के लिए राज्य से भागने का फैसला करता है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए लड़की बिना देखे चट्टानों से गुजरने की कोशिश करती है, लेकिन निशान जाग जाता है और हवा में उसकी गंध महसूस करना चाहता है। जाने की कौन बचने की कोशिश कर रहा है। शेर उसके पीछे चलना शुरू कर देता है और मादा को ढूंढने में लगभग कामयाब हो जाता है, लेकिन जाजू आखिरी सेकंड में प्रकट होता है और शेर को दूर ले जाते हुए उसका ध्यान भटकाता है ताकि नाला दूर भाग सके। सिम्बा ऐसे ही रहता है जैसे कि वह हो। छोटा शिकारी टिमोन और पुम्बा के साथ दीमकों को खा रहा है। पूरा दिन खुद को चट करने के बाद तीनों तारों को देखने के लिए लेट गए और टिमोन का कहना है कि वे विशाल जुगनू हैं। जब उसने उससे पूछा कि वह क्या सोचता है तो सिम्बा ने उसे बताया कि उसके पिता ने महान राजाओं के बारे में क्या कहा था। अतीत के लोग उन लोगों की देखभाल कर रहे हैं जो जीवित हैं। जब उन्होंने उसका वर्जन टोन सुना और पुम्बा हंसने लगा और सिम्बा परेशान हो गया और अलगाव में कुछ कीड़े खाने चला गया। माफ का बेटा सितारों को देखने के लिए लेटा हुआ था, तभी उसके बालों का एक गुच्छा खुल गया। अयाल और पानी में पास की धारा में गिर जाता है। एक पक्षी गुच्छे को उठाता है और एक प्राकृतिक चक्र में अपना घोंसला बनाने के लिए फर का उपयोग करके उड़ना शुरू कर देता है। सिम्बा के आदमी का टुकड़ा अफ्रीका के चारों ओर यात्रा करता रहता है जब तक कि वह रफीकी के हाथों में नहीं आ जाता, जिसे तुरंत पता चलता है कि यह माफ के बेटे का है, जो किसी चमत्कार से अभी भी जीवित है। अगली सुबह पुम्बा और कुछ अन्य जानवर जंगल से गुजर रहे थे जब नाला उन्हें खाने की कोशिश करने के लिए घास से बाहर निकला। हताश पुम्बा वहां से भागने की कोशिश करता है। शेरनी उसके पीछे है, लेकिन वह बहुत तेज है और वह जानता है कि वह बिना किसी अन्य विकल्प के बच नहीं पाएगा। वॉर्थॉग नाला को सीधे सिम्बा की ओर ले जाता है, जो अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए रास्ते में आ जाता है। एक दूसरे को पहचाने बिना दोनों शेर तब तक लड़ना शुरू कर देते हैं जब तक सिम्बा को वैसे ही मार गिराया जाता है जैसे जब वह एक शावक था, जिससे नर अंततः अपने बचपन के दोस्त को पहचान लेता है। उत्साहित सिम्बा कहता है कि उसे वहां रहना अच्छा लगेगा और वहां बहुत सारा खाना है, लेकिन नाला ने उसे चेतावनी दी कि निशान लकड़बग्घों के साथ शासन कर रहा है और माफ करने के लिए कहता है। मदद के लिए आया बेटा अभी भी जो हुआ उसके लिए दोषी महसूस कर रहा है।
सिम्बा उसे बताती है कि यह उसका घर है और सिम्बा के नए साम्राज्य को देखने के बाद उसे चारों ओर दिखाता है। वह जगह की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। इसके बावजूद वह पूछती है कि वह कभी घर क्यों नहीं लौटा और उसे बताती है कि निशान है राज्य की भूमि को नष्ट कर दिया और सिम्बा से अपने चाचा की अवहेलना करने के लिए कहा, लेकिन वह कहता है कि वह इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। नाला फिर कहता है कि सिम्बा स्वार्थी हो गया है और उसके पीछे आना एक बड़ी गलती थी और वह तुरंत बाद में अकेले रहना चाहती है। महान शेर नाला के साथ अपनी मुलाकात के बारे में सोचते हुए टहलने जाता है। रास्ते में सिम्बा की मुलाकात रफीकी से होती है, लेकिन वह उसे याद नहीं करता है और ऐसा व्यवहार करता है मानो वह सिर्फ एक और जानवर हो जो अकेला रहना चाहता हो। सिम्बा प्राइमेट से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है और वह जवाब देता है कि उसे यह सोचने में मदद करने की जरूरत है कि बंदर पागल है। शेर तब तक अपने रास्ते पर चलता रहता है जब तक रफीकी उसे नहीं बताता कि उसने माफ के बेटे को अपनी गोद में पकड़ रखा है। सिम्बा फिर पूछता है कि क्या मेनरेल उसके पिता को जानता था और वह जवाब देता है कि वह अभी भी जानता है क्योंकि मुफासा जीवित है। रफीकी का कहना है कि वह सिम्बा को अपने पास ले जाएगा और शेर को उसके पीछे चलने के लिए कहेगा। काफी उम्मीद के साथ पूर्व राजकुमार जादूगर बंदर का पीछा करता है जब तक कि वे मौके पर एक नदी के किनारे तक नहीं पहुंच जाते। रफीकी का कहना है कि मुफासा इंतजार कर रहा है और शेर को जाने के लिए कहता है किनारे पर। जब सिम्बा पानी के पास आता है तो रफीकी उससे पूछता है कि क्या वह देख सकता है और कहता है कि मुफासा उसके अंदर रहता है। उस समय आकाश में एक बड़ा तूफान आता है और मुफासा उसके माध्यम से संचार करता है और कहता है कि उसे जीवन के चक्र में अपना स्थान लेना चाहिए और अंत में राजा बन गया। मुफासा कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहा है और सिम्बा को याद रखना चाहिए कि वह अपने पिता के शब्दों से प्रभावित होकर अपने राज्य में लौटने का फैसला करता है और रेगिस्तान में कई घंटों तक दौड़ने के बाद नाला का पीछा करना शुरू कर देता है। महिला और उससे कहती है कि उन्हें जल्द ही घर जाना चाहिए। जब तक वे घाटी तक नहीं पहुंच जाते तब तक उसके साथ दौड़ते रहें। सिम्बा देखता है कि राज्य क्या हो गया है और उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं कि उसे सूर्य द्वारा छूने वाली हर चीज की रक्षा करनी चाहिए। तभी जाजू प्रकट होता है और राजकुमार को देखकर प्रसन्न होता है। फिर से टिमोन और पुम्बा भी सामने आते हैं और कहते हैं कि वे सिम्बा के साथ लड़ेंगे और अपने दोस्त को उसकी हर जरूरत में मदद करने का वादा करेंगे। साथ में वे लकड़बग्घा की हरकतों का निरीक्षण करेंगे और सिम्बा उन्हें बताएगा कि वे जीवित चारे का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं है। टिमोन को इसे खेलने की जरूरत है। भूमिका और लकड़बग्घों को लालच देकर पेड़ से सब कुछ देखते हुए रफीकी अपने पुराने कर्मचारियों को उठाता है और राजा के पत्थर के निशान में लड़ाई के लिए तैयार होता है। साराबी से बात करता है और एक बार फिर उसे रानी बनने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मादा कहती है कि वह मुफासा की तुलना में कुछ भी नहीं है। नाराज नया राजा साराबी के पीछे जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन सिम्बा ठीक समय पर प्रकट होता है और स्कार को अपनी मां से दूर जाने का आदेश देता है, जबकि साराबी और अन्य शेरनियां सिम्बा को फिर से देखकर खुश होती हैं। स्कार स्पष्ट रूप से परेशान होता है और पुनर्मिलन के बाद हर चीज के लिए लकड़बग्घों को दोषी ठहराता है। नाला का कहना है कि स्कार का शासनकाल खत्म हो गया है और शेरनियों को सिम्बा के साथ लड़ने के लिए कहता है। हमेशा की तरह स्कार कहता है कि चीजों को हिंसा में समाप्त नहीं होना चाहिए और कहता है कि वह अपने परिवार में किसी के उन्मूलन के लिए जिम्मेदार होने से नफरत करेगा। सिम्बा भ्रमित होकर नाला से पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और स्कार अपने भतीजे पर यह कबूल करने के लिए दबाव डालता है कि उसने मुफासा को खत्म कर दिया है क्योंकि वह अपने पिता के खात्मे का दोष अपने मुंह पर लेता है और स्कार उस पर भयानक अपमान का आरोप लगाना शुरू कर देता है और सिम्बा पीछे की ओर चलते हुए चट्टान के किनारे पर फंस जाता है। राजकुमार फिसलता हुआ लगभग गिर जाता है और चट्टान पर लटक जाता है। तभी बिजली का एक झटका सूखी घास से टकराता है और राजा के पत्थर के शीर्ष पर सिम्बा के ठीक नीचे आग लग जाती है। राजा के पत्थर का निशान उसके भतीजे को लटका हुआ देखता है और कहता है कि यह जगह बहुत परिचित है, ये कहते हुए कि जब मुफासा की मृत्यु हुई तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा यह निशान कहता है कि उसने नीचे देखा और बूढ़े राजा की आंखों में डर देख सकता था जैसा कि वह सिम्बा में देखता है, जो अब अपने भतीजे पर अपने पंजे रख रहा है और उसके कान में फुसफुसाकर कबूल कर रहा है कि यह वही था जिसने माफ की जान ले ली। क्रोधित सिम्बा ने स्कार के चेहरे को काट लिया और वापस ऊपर चढ़ गया। द रॉक ने अपने चाचा का सामना किया जिन्होंने उस पर अपनी जान लेने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। इस बिंदु पर साराबी का कहना है कि स्कार ने हमेशा कहा था कि वह गौज में बहुत देर से पहुंचा था, लेकिन अब वह सिर्फ कबूल किया कि उसने माफ की निगाहों को अपने धोखे से उजागर निशान के साथ देखा और लकड़बग्घों को सभी को खत्म करने का आदेश दिया और नाला ने जवाबी हमले में शेरनियों का नेतृत्व किया, जिससे दूर की दो प्रजातियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। टिमोन और पुम्बा एक गुफा में छिप गए, ये सोचकर कि वे लकड़बग्घों को खोने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वे इससे अधिक गलत नहीं हो सकते थे। अचानक शिकारी उनके पीछे आ जाते हैं और टोन के पास उन पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जिससे लकड़बग्घे राजा के पत्थर के शेरों पर पीछे हट जाते हैं और लकड़बग्घे लड़ते रहते हैं क्योंकि आग की लपटें युद्ध के मैदान के बीच में और दूर तक फैलती रहती हैं।
शेंजी नाला को देखती है और कहती है कि वह वर्षों से इस भोजन का इंतजार कर रही है, लेकिन मादा जवाब देती है कि वह अब शावक नहीं है और वह तैयार है, इसलिए वह आसमान से अपनी पूरी ताकत के साथ लकड़बग्घे के पीछे जाती है। जाजू भी ध्यान भटकाने की कोशिश में अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हमला करता है, लेकिन अंत में वे फंस जाते हैं और रफीकी को उन्हें बचाना पड़ता है, जो लकड़बग्घों को सिर पर मारने के लिए अपने डंडे का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद शेरों की संख्या अधिक होती है और नाला शेंजी से लगभग हार जाता है, लेकिन वह उसकी गर्दन काटने में सफल हो जाती है और उसे चट्टान से नीचे फेंक देती है। उसकी अन्य शेरनियां भी लकड़बग्घों को मार गिराती हैं, जो जानते हैं कि वे जीत नहीं सकते हैं और दूर से सब कुछ देखते हुए भागने का फैसला करते हैं। निशान भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा उसे जाने नहीं देता है और उसके पीछे चला जाता है, जिससे उसका चाचा पहाड़ की चोटी पर फंस जाता है। नोवेयर टू रन के साथ स्कार दया की भीख मांगता है और दावा करता है कि लकड़बग्घों ने ही उससे ऐसा करवाया था और उन्हें घृणित सफाईकर्मी बताते हुए कहा कि वह उन सभी को खत्म करने की योजना बना रहा था, बिना इस बात पर संदेह किए कि वे सुन रहे थे, क्योंकि सिम्बा को विश्वास नहीं हुआ कि स्कार ने ऐसा करने का फैसला किया है। भावुक लोगों से अपील करता है और दया मांगता है। सिम्बा मान जाता है और स्कार को राज्य छोड़कर भाग जाने और कभी वापस न लौटने के लिए कहता है, जैसा कि उसके चाचा ने उससे कहा था जब वह सिर्फ एक शावक था। स्कार उसके अनुरोध का पालन करने का दिखावा करता है और केवल फेंकने के लिए दूर जाना शुरू कर देता है। अपने भतीजे के चेहरे पर गर्म अंगारों का एक गुच्छा। सिम्बा फिर अपने चाचा के पीछे जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं और ऊपर से निशान गिरने के साथ समाप्त होता है, जैसा कि उसने मुफासा के साथ किया था। ऊंचाई के बावजूद निशान गिरने से बच जाता है और लकड़बग्घों से मिलता है, जो हमेशा की तरह नीचे बच गए थे। शेर शिकारियों को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणियों ने उसकी हर बात सुन ली है और शेर पर हमला करने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचते हैं, जबकि वह अभी भी जीवित है। कुछ समय बाद बारिश शुरू हो जाती है और पूरे राज्य में आग बुझ जाती है और रफीकी शांत हो जाता है। सिम्बा और उसे नए शेर राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है, जो राज्य को समृद्धि के युग में लौटाता है, जैसा कि मुफासा चाहता था। तो आपने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा, इसे नीचे टिप्पणी में छोड़ दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक फिल्म रिकैप्स के लिए सदस्यता लें। मिलते हैं अगली बार।